स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी आपके अपने टेस्ट सीरीज चैनल पर। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी टेस्ट सीरीज अपलोडेड हैं, तो जिसको भी प्रैक्टिस करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं बिना 1 रुपये अपने खर्च किए। हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे दृष्टि की, ठीक है। तो इसमें जो करंट का रहता है 2023 को वो हम यहाँ स्किप कर देते हैं, बाकी अब सारे जीएस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व। अब जो एक सस्पेंस क्रिएट है एग्ज़ाम को लेके वो जहाँ तक क्लियर हो गया है, अब आपको अपनी तैयारी पे ऐसी चीज़ों को और शामिल कर लेना चाहिए जो आपके कमज़ोर थी, ठीक है। जो भी आपका पोर्शन कमज़ोर था उसको और शामिल करके उसको और मजबूत कर लीजिए। और चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, आप कम से कम वीक में 3 टेस्ट लगा के देखिए। इससे क्या कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्षेत्र आपके कमज़ोर हैं, तो किस जगह पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमने 53 तक देख लिए थे, थोड़ा शोर था और कुछ टाइम की ऐसी पाबंदी थी तो हमने वहाँ से उसको बंद कर दिया था। ये चूँकि करंट का तो इसको हटा के हम यहाँ 55 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी स्थित है गांधीनगर में, बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में या वडोदरा में, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑब्वियसली 4 या 3 ऑप्शन दिए रहते हैं या कभी कभी कूट के हिसाब से 2 दिए रहते हैं। हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है कि कहाँ पर। तो भारतीय रेलवे का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो वडोदरा में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2022 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से संपूर्ण परिवहन और रसद क्षेत्रों हेतु सर्वश्रेष्ठ जनशक्ति और प्रतिभा तैयार करने के लिए की गई थी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर वडोदरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन खूब आते हैं और इनको खूब बढ़िया से तैयार भी कर लेना। बात करें कि मोरक्को की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो 4 ये देश के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर किससे किससे लगती है, ठीक है। मोरक्को पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में स्पेन से जिब्राल्टर जड़मूमत के पार स्थित है, यानी ये अफ्रीका में स्थित है। और इसकी सीमा अफ्रीका में भी कहाँ, तो उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। मोरक्को पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में स्पेन से जिब्राल्टर जड़मूमत के पार स्थित है। इसकी सीमा पूर्व और दक्षिण पूर्व में अल्जीरिया, दक्षिण में पश्चिम सहारा से लगती है तथा यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा। मतलब काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यानी कि अगर ये कंट्री है तो इसकी चारों दिशाएं, ठीक है। कोई ये कंट्री है तो इसका पूर्व कहाँ, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम पूर्व कौन सा है, ठीक है। ऐसे भी दिए, पश्चिम पूर्व क्या हुआ, दक्षिण पूर्व, तो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो उसको आप चाहे तो कहीं नोट डाउन भी कर लेना, या अगर आपको याद रहता है तो आप ऐसे भी उसको याद रख सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, अल्जीरिया, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपका, अल्जीरिया। नेक्स्ट है, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ आयोजित किया गया था। तो बांध सुरक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ICDS 2023, इसका आयोजन जयपुर में, राजस्थान क्योंकि जयपुर क्योंकि राजस्थान में पड़ता है, तो ये आपका जयपुर में किया गया था, राजस्थान राज्य के अंदर। क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सेकंड कह रहे हैं कि इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। क्या, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछ रहे हैं। हमें कूट दिया गया है कि इस कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि ऑप्शन आपके जो परंपरागत रहते हैं उस तरीके से नहीं है। तो अगर आपने ऑप्शन में ज़रा से भी कोताही की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो मेरे साथ भी कई बार गलती होती है, मैं आपके साथ में शेयर भी करती हूँ, मैं उसको कट नहीं करती हूँ, ये बताने के लिए कि गलती किसी से भी हो सकती है ना। और क्योंकि फैक्ट इतने रहते, तथ्य इतने रहते हैं, तो वहाँ पर गलती तो लाजमी है कि हो ही जाती है, पर हमें वहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहती है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री PM विश्वकर्मा योजना जो है, इसे सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान देने के साथ लोहार, सुनार, भांडकर्म, बढ़ईगिरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कल्याण के लिए अभिकल्पित किया गया है। तो कथन सेकेंड यहाँ पर कह रहे हैं आपका कि जो ये, और क्योंकि सेकेंड को फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है तो फिर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपका फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि यह आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो नहीं, इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ओके, क्वेश्चन हमने 54 को तो स्किप किया था, 55 से देखा, आप 55 से देख लो। 55 हो गया, 56 हो गया, ठीक है, 57 हो गया आपका, ये आपका 58 हो गया,
ओके, ठीक है, ये 58 हो गया और ये आपका 59 हो गया। देखो इसको हटा दिया है क्योंकि 2023 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। नया वीडियो तो नहीं है, इसको हमने इसी के साथ इंक्लूड कर दिया क्योंकि उसमें करंट अफेयर आपका 2023 का इंक्लूड था और वो करंट अफेयर हमारे काम का नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि अनावश्यक टाइम बर्बाद ना किया जाए और ये हम दृष्टि का टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। पहले ही आपका करंट से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन क्या है, 57वां, 60वां, 75वां या 80 रैंक, मतलब 80वां। तो हमें पहले ही करंट के क्वेश्चन मिल गए हैं, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और अगर करंट काम का नहीं होता तो फिर मैं उसको हटा देती हूँ। अगर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो यह एक रैंकिंग प्रणाली है जो विश्व के सभी पासपोर्टों का मूल्यांकन उन यात्रा स्थलों की संख्या के आधार पर करती है जहां उनके धारक पूर्व वीज़ा की आवश्यकता के बिना पहुंच सकते हैं, ठीक है। बात करें तो इसे निकालता कौन है, तो ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है, ठीक है। और अगर बात करें कि 2024 जनवरी 2024 में जारी किया गया था, जिसमें भारत ने 62 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त, मतलब 62 जगह बिना वीज़ा के 80वीं रैंक हासिल की है, ठीक है, 80वीं रैंक। नेक्स्ट है इस्माइली समथिंग मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया। ये 4 राज्यों के नाम दिए गए, हमें बताना है। अगर देखें तो समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल मंदिर परियोजना, इस्माइली मंदिर परियोजना की शुरुआत ओडिशा द्वारा की गई है। परियोजना का उद्देश्य क्या है कि वही आध्यात्मिकता, संस्कृति और उसकी विरासत को आगंतुकों तथा तीर्थयात्रियों के लिए एक अनुभव, मतलब अच्छा अनुभव प्रदान करना। 17वीं शताब्दी में संबलपुर में महानदी के तट पर माँ समलेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया था, तो उन्हीं के नाम पर ये मतलब योजना चलाई जा रही है। तो ये कहाँ किया गया उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन किया गया यह जो है ओडिशा राज्य द्वारा चालू की गई योजना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखो पुरस्कार दिया गया 2024 में और 22 का है, 24 में दिया गया, तो इसलिए करंट में ये 24 में ही है। ये मत सोचना कि 2022 लिखा तो ये 2022 का करंट दे दिया, ठीक है। ऑप्शन है सविता कंसवाल, प्रभा अत्रे, बिल्ले मुनप्पा हेगड़े या उर्सा बारले। मतलब ये किसे दिया गया पुरस्कार, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वर्गीय सविता कंसवाल को मरणोपरांत, ठीक है, इनके मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जा रहा है। तो किसको दिया गया, सविता कंसवाल को। फिलहाल ये इनको जो प्रदान भी किया गया तो ये मरणोपरांत है, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद में नहीं, कई सारे लोगों को दिया जाता है कई सारे क्षेत्र में, ये वही है, मतलब इसी तरीके से इनको भी दिया गया। नेक्स्ट है जलवायु सम्मेलन 2024 में, ठीक है, जलवायु सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। यह 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो सम्मेलन कई प्रकार के होते रहते हैं। आपका जो जलवायु सम्मेलन 2024 है, इसका जो आयोजन किया गया 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ, तो मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है युवा निधि योजना शुरू की गई थी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक, किसके द्वारा ये शुरू की गई थी। युवा निधि योजना जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी, किसके द्वारा, तो कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट कह रहे हैं ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है, किसकी है, यस बैंक की, IDBI बैंक की, भारतीय स्टेट की या एक्सिस बैंक की। ओके, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने पर्यावरण अनुकूल पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने हेतु SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, SBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयुत्थाया, ठीक है, अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश एंड थाईलैंड। अगर बात की जाए, यहाँ पर देखा जाए कि अयुत्थाया अभ्यास जो है ये आपका भारत और था से आप समझ सकते थोड़ा सा थाईलैंड के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास को अयुत्थाया नाम दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है अजेय या अपराजय। यह दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो क्या हो जाएगा, ये भारत और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, ये आपका 17 से 20 जनवरी 2024 को है, 2023 का, लेकिन आयोजित किया गया जनवरी 2024 में। कहाँ पर, तो ये आपका फरीदाबाद में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, तो फरीदाबाद में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने फर्स्ट नंबर से स्टार्ट किया है क्योंकि उस टेस्ट सीरीज़ में करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत पुराने थे, वो हमारे काम के नहीं थे,
तो इसके बाद में आप इसको देखते चलो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक है शायद डेंगू, कुष्ठ रोग, वो आज ही करंट में न्यूज़ आई है, तो उससे किस देश को मुक्त घोषित किया गया है, और जैसे मलेरिया से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको बिल्कुल भी मतलब मिस मत कीजिएगा। बात करें कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी आपका WHO ने केप वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, और अब केप वर्दे आपका जो है वो मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ WHO अफ्रीकी देश में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला तीसरा देश बन गया। मतलब इसके साथ में और कौन सा देश है, तो मॉरिशस तथा अल्जीरिया। मान लो मिलान करने के लिए दे देगा मॉरिशस, अल्जीरिया, केप वर्दे, तो आपको तीनों ही याद रहने होने चाहिए कि ये तीनों ही देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा केप वर्दे, ओके। और अगर बात करें कि अब तक WHO ने 43 देशों को मलेरिया मुक्त मतलब कि जो है प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है, ठीक है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का भी अपना दिवस जो है एक मनाया जाता है, आई थिंक आप लोगों को याद हो। अगर बात करें तो 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, और इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी दिवस के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। अगर पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया, तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए गए कन्फ्यूज़ करने के लिए, या मतलब ऑप्शन तो बनाएंगे ही, कन्फ्यूज़ क्या, उन्हें कुछ ना कुछ तो ऑप्शन बनाना ही है। तो बात करेंगे तो 24 जनवरी को 75वां मनाया गया है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप इनको पहले अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जैसे गोरखपुर में या मथुरा में या लखनऊ में या प्रयागराज में। तो पहले आप इसका आंसर दो, फिर हम इसको बताते हैं। आई होप कि आपने पहले अपना आंसर टिक कर लिया होगा। आप पहले चेक करो, इसको चेक करने से क्या होता है कि आपको आइडिया रहेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें रिकॉल होती है, माइंड में रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं ना। तो 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यह आपका पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है, ठीक है, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है, मतलब कोएड नहीं है। तो ये कहाँ पर किया गया उद्घाटन, तो मथुरा में किया गया। मथुरा में भी कहाँ पर, तो वृंदावन में, ठीक है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस की जयंती, मतलब डैश, पराक्रम दिवस डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस आपको मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस जो है वो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को सम्मानित करने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की घोषणा भी की है, ठीक है। तो किसकी पुण्य मतलब जयंती में, तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू और कश्मीर। ये आपको करंट में और भी मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज में बताया है। तो के स्मार्ट को जो ऐप है, ये इसको हाल ही में केरल सरकार ने लॉन्च किया है, जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन सरकारी संस्थाओं की सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। तो किसके द्वारा हो गया, तो ये आपका हो गया केरल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे कि विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ये क्वेश्चन आपका बहुत रिपीटेड और बहुत यूपीपीसीएस पूछता है इसको क्वेश्चन को। तो यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है। तो नीचे दिए गए कोड से हमें बताना है कि कितने ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। ये हमारे कोड दिए गए हैं, आप पहले पढ़ लो। विश्व हिंदी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात सही है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में पहला भाषण वर्ष 1949 यानी 1949 में दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 के तहत में क्या है, तो मतलब इसको हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। और तो एक चीज़ और याद रखो, 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आ जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी देखो आप इसी मंथ गए ना, तो 10 में से अगर +4 आगे बढ़ोगे, +4, तो ये क्या हो जाएगा 14, और 14 में मंथ कौन सा होगा, तो सितंबर हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, विश्व हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, और हिंदी दिवस जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज मत होना।
आर्टिकल 343 के द्वारा क्या है, तो इसको अपनाने और आधिकारिक रूप से मतलब कि भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के दिन को चिन्हित करता है। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि मैंने पहले बताया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसका जो आंसर है वो आपका फिलहाल ए ऑप्शन सत्य है। क्यों? क्योंकि सेकंड सही नहीं है। विश्व हिंदी का जो सचिवालय है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है, और ये क्या करे, फिजी में। तो फिजी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन अमृत संबंधित है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी लाने से, आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने से, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन अमृत जो है वो केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये 9 देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में 10 नंबर है, फिर ये आपका 11 है, 12 है, 13 है एंड 14, 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है। ठीक है, प्रीति रजक बन गई हैं। प्रीति रजक, माधुरी कनिटकर, शीला एस मथाई या प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, तो इनका भी नाम कहीं ना कहीं सुना है आपने, तो आपको हो सकता है कि ये भी लग जाए कि आंसर सही है। लेकिन अगर बात करें तो पहले आप अपना आंसर चेक कर लो, देखो कि आप कितने इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको टेस्ट सीरीज का। देखो 28 जनवरी को प्रीति रजक जो है वो भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, प्रीति रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वैजयंती माला बाली, कोनी डेला चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक या पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, अब ये इस तरीके से कोड दिया है, अगर आपको याद होगा तो आप इसको बता पाओगे कि कितने लोगों को दिया गया है। क्या ये 4 लोगों को दिया गया है, या 3 लोगों को दिया गया, या 2 लोगों को। तो अगर बात करें यहाँ पर तो आपके 4 लोगों को, ये 4 लोगों को, 4 लोगों को नहीं और भी लोग हैं, बट ये 4 लोगों को दिया गया है। अच्छा, अगर देखा जाए कि ये हैं किस क्षेत्र से और कौन से मतलब कि राज्य से, क्षेत्र मतलब इनका प्रोफेशन क्या रहा है, तो सुश्री जो वैजयंती माला बाली जी हैं इनका कला से संबंध रहा है। श्री कोनी डेला चिरंजीवी की बात करें तो इनका भी कला से संबंध रहा है। और वैजयंती माला जी जो हैं आपकी वो तमिलनाडु से हैं, और जो ये आपके चिरंजीवी साहब हैं ये आंध्र प्रदेश से हैं। श्री एम वेंकैया नायडू ये सार्वजनिक मामलों के मतलब संबंधित हैं और ये आंध्र प्रदेश से हैं। बिंदेश्वर पाठक का नाम आपने सुना ही होगा, मरणोपरांत दिया जरा सामाजिक कार्य, बिहार से हैं। सुश्री पद्म सुब्रमण्यम अगर बात करें तो ये भी कला क्षेत्र से और ये भी तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। यहाँ पर खंजर के बारे में बात हो रही है। अभ्यास खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, और ये अभ्यास का 11वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा था, तो ऑप्शन तो किर्गिस्तान है, लेकिन ये 11वां संस्करण था। ये आपका कब किया गया, तो ये आपका 22 जनवरी से 3 फरवरी तक किया गया। हिमाचल प्रदेश के बकलोम में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन है फिलहाल कि हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला या संबंधित है। देखो GI टैग से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते भी करंट में भी रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से या उत्तर प्रदेश से। तो कच्ची खरेक जो है ना, ये है क्या चीज़ जिसको मिला थी, ये कच्छ की एक खजूर है, और वो भी देसी किस्म की खजूर की, मतलब जो खजूर होता है देसी, उसकी एक किस्म है जिसे बोलते हैं कच्ची खरेक। भारत के पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक यानी CGPDT ने इसे GI टैग प्रदान किया है, और ये गुजरात का दूसरा फल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गुजरात का दूसरा फल है, और ये किसकी, तो खजूर की एक किस्म है, देसी खजूर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 23 जनवरी, 12 जनवरी या 15 जनवरी। ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत सिंपल है, हर किसी को पता होगा। बात करेंगे तो 12 जनवरी हो जाएगा। किसके लिए, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो आपको प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है ना। तो चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया, गिरीश मुर्मू या राजीव कुमार। ये भी खूब चर्चा का क्वेश्चन रहा है। तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया जी। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये अध्यक्ष तो बने हैं, पर इनका कार्य कब शुरू होगा, ये क्या करेंगे, तो 16वें वित्त आयोग
आयोग जो है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि को कवर करेंगे। मतलब अभी 1 अप्रैल 2026 आएगा, ठीक है, तब। और इसके बाद में ये अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मतलब 5 वर्ष की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर को किया गया। मतलब मुझे लग रहा है 2026, यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया, एक सेकेंड, तो ये वो मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये इनका कार्य रहेगा। मतलब ये वित्त आयोग का क्या कार्य होता है, राज्यों के बारे में पता करना कि किसको कितना फंड मिल रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रही है, और अपनी कुछ वो कह रहा मैं कि अपनी जो उनको समझ में आता है कि इस राज्य को ये प्रॉब्लम हो रही, तो वो उसका वित्त का बंटवारा के लिए भी सजेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया। अगर बात किया जाए कि ये अभियान किसने शुरू किया है, 100 डे 100 पेज, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 100 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक से शेष 100 दावा न किए गए जमाओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया। तो क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने भी 16 नंबर से शुरू किया था क्वेश्चन, तो 16 देख लो, फिर 17 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 18 हो गया, ये 19, 20, 21 एंड 22। आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सेसिकेदी को राष्ट्रपति चुना गया। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, आप समझ लेना। तो ये किस देश के राष्ट्रपति को चुना गया है, किस देश के राष्ट्रपति बने, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का, अंगोला का, घाना का या नाइजीरिया का, ठीक है, आपको बताना है। तो फेलिक्स त्सेसिकेदी को विवादित दिसंबर चुनाव के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसे कांगो किंशासा के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी राजधानी भी किंशासा, और किंशासा आपका पूछा भी गया है UPSC के द्वारा और UPPCS के द्वारा, ठीक है। तथा इसकी मुद्रा जो है वो कांगोलेस फ्रैंक है। कांगो के प्रचुर खनिज संसाधनों और 100 मिलियन से अधिक की आबादी के बावजूद आर्थिक तथा सुरक्षा बाधाओं ने इसकी प्रगति में मतलब बाधा उत्पन्न की है। तो कहाँ के ये चुने गए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसकी राजधानी क्या है, तो किंशासा है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि कहाँ आया था। 7.6 तीव्रता के भूकंप के कारण जापान के पश्चिमी तट और पास के दक्षिण कोरिया में 1 मीटर ऊंची लहरें उठी। और आपका ये कहाँ आया था, तो ये आपका आया था जापान के पश्चिमी तट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भानु झा, प्रशांत मेहता, राजकिशोर सिंह या PR कंबोज को, ठीक है। तो बात करें तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका BR कंबोज। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। भूटान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान। ये करंट आपका दूसरे भी टेस्ट सीरीज में मैंने पढ़ाया है और आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। देखा जाए तो किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किसे, हिम तेंदुए को। तो D ऑप्शन हो जाएगा आपका किर्गिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। किससे किस क्लास तक। देखो 4 ऑप्शन दिए, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये कह रहे 5 से 12th तक, ठीक है, 6 से, ठीक है, या फिर 1 से 5 तक, या फिर 9 से 12 तक, या फिर 6 से 10 तक, ठीक है। रोमन अंक है, मे बी कि कभी अगर मिस्टेक हो जाए, ह्यूमन नेचर होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आप उसको देख लेना। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। तो अगर बात करें तो किससे क्लास तक, तो ये आपका हो जाएगा C ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। शिक्षा संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ाना, आयुर्वेद में नई दवाओं का विकास करना, आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देना, या आधुनिक चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना। क्योंकि आयुर्वेद की तरफ हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ये जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी दवाएं, ठीक है, एंटीबायोटिक, ये नुकसान भी बहुत करती हैं। आप अगर बराबर 4-5 महीने कोई दवा खाते रहो और फिर अगर आपको फीवर आता है, आप कोई दवा खाओगे तो आपको उतना असर नहीं करेगी। तो इसलिए एंटीबायोटिक से थोड़ा सा सरकार का है या सारे लोगों का कहना होता है कि कम यूज़ करो। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद
CCRAS और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग NCISM ने स्मार्ट 2.0 शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने का दायरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता क्या है? 20 मेगावाट, 30 मेगावाट, 40 मेगावाट या 50 मेगावाट। बखीरा करंट में भी था 1-2 साल पहले, है ना, आपने पढ़ा ही होगा। बात करें अगर यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी UP नेडा राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित प्रव्यय के साथ 125 परियोजनाएं स्थापित करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी UP के बखीरा पक्षी अभ्यारण्य में 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करेगी। ठीक है, यानी तैरने वाला। और कितने मेगावाट का? तो 50 मेगावाट का। नेक्स्ट है सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? मतलब 4 दिए गए हैं। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा आंसर आपका? ऋग्वेद यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने 23 से देखा क्वेश्चन को, तो आप देखते चलें। ठीक है, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 और 29, 30। ये वीडियो आप उनको शेयर भी कर दो जो आपके दोस्त वगैरह हैं जिन्हें टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाती हैं या रूरल एरियाज़ में रहते हैं, मंगा नहीं सकते हैं या ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि उन्हें आसानी रहे प्रैक्टिस करने में। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें बताना है। ठीक है, ये हमारे कोड दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सत्य हैं। देखिए, कह रहे हैं कि जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न भी कहा जाता है। सम्यक दर्शन, महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान पर विश्वास। सम्यक ज्ञान इस सिद्धांत ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। विश्व का निर्माता कोई नहीं, सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है। तो कथन फर्स्ट सत्य है। ठीक है, समय का आचरण का तात्पर्य 5 महान प्रतिज्ञाओं का पालन। वो प्रतिज्ञा आपको पता है, कई बार पढ़ा होगा। जीवन को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, झूठ ना बोलना, चोरी न करना, संपत्ति अर्जित न करना, अनैतिक तरीके से जीवन न जीना। अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सत्य है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके सत्य है। वैसे भी जैन धर्म काफ़ी अच्छा है और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है जो भी उसके लोग मिलते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें हर धर्म में आ जाती, वो एक अलग बात है, बट जैन धर्म आपका बहुत शालीनता ही सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उन्हें इन परिषदों के आयोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर। मतलब इनकी जो वो हुई थी परिषदों की, एक तरीके से मीटिंग कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर की गई है, वो ये कह रहे हैं कि मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी कहाँ पर हुई, फिर उसके बाद कहाँ पर हुई, इस तरीके से देखा जाए तो बौद्ध परिषदें जो हुई वो प्रथम बौद्ध संगीति आपके बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता एक भिक्षु थे महाकश्यप ने की थी। यह परिषद आपकी राजगृह की सत्तपानी गुफा में आयोजित की गई थी। अगर बात करें सबसे पहले तो राजगृह में होती है, फिर आपकी वैशाली में, फिर आपके पाटलिपुत्र में और सबसे लास्ट में कश्मीर में। तो फर्स्ट थर्ड, देखो फर्स्ट यहाँ भी है, फर्स्ट यहाँ भी, लेकिन यहाँ फर्स्ट फोर्थ है, ये फर्स्ट थर्ड है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सत्य हो जाएगा। कुछ चीज़ें और डिटेल में जी, जैसे दूसरी बौद्ध जो परिषद हुई वो 383, पहले वाली 483, जस्ट उसके 100 ईयर बाद 383, और ये आपकी वैशाली में होती है। इसके बाद में 383 से 283 होनी चाहिए थी, तो वो 250 ईसा पूर्व में होती है। और फिर आपकी चौथी बौद्ध संगीति है जो 72 ईस्वी में होती है। ठीक है, ईसा पूर्व पहले और ईस्वी ईसा पूर्व कंप्लीट होने के बाद ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, श्री सतकर्णी या सातकर्णी, कृष्ण और हाल। ठीक है, तो मौर्यों के पतन के बाद दक्कन में सातवाहन ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया जिनका शासन लगभग 450 वर्षों तक चला। उन्हें आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था और सातवाहनों के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत पुराण और शिलालेख हैं। बात करें तो इसके जो संस्थापक था वो सिमुक, सातवाहन का संस्थापक कौन रहा है, तो सिमुक। ठीक है, और जिसका उत्तराधिकारी कृष्ण बने जिन्होंने पश्चिम में नासिक तक राज्य का विस्तार किया था। तीसरे राजा श्री सतकर्णी थे जिन्होंने पश्चिमी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
कह रहे हैं कि गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। तो नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर बताना है कि इसमें से कितने ऑप्शन आते हैं। तो इसकी उत्पत्ति इंडो ग्रीक शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी, लेकिन इस कला विद्यालय के वास्तविक संरक्षक शक और कुषाण विशेषकर कनिष्क थे। गांधार कला भारतीय और ग्रीको रोमन तत्वों का मिश्रण थे। इस तरीके से देखेंगे तो सी ऑप्शन सत्य होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। ठीक है, आपको पता है गांधार कला में काफ़ी सारे बुद्ध जी की वो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो थोड़ा सा उनमें बदलाव है। आप देखना कि उनके बाल वहाँ पे घुंघराले दिखाए जाते हैं, है ना, बड़ी और बोल्ड तय रेखाओं की का दिखाया जाता है। बौद्ध धर्म के नए रूप का मुख्य विषय महायानवाद और बुद्ध की छवि का था। तो वो इसमें काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हैं, किसमें, तो गांधार कला में। आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग, ये प्लिनी। ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देखो अगर बात करें कि विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था, देखो हर्ष और उसके समय के इतिहासकारों का पता लगाने का अगर मुख्य स्रोत कोई है तो वो है बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित और हेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। तो कौन आया था, तो ये आए थे हेनसांग। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 31 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 31 देख लो आप पहले, फिर 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 33 हो गया, 34 हो गया आपका, 34 के बाद में 35। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। विष्णुगुप्त, शिव स्कंद वर्मन, सिंह विष्णु या नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, पल्लव शासकों में कौन समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। तो 250 ईस्वी से 350 ईस्वी तक प्रारंभिक पल्लव शासकों ने प्राकृत में अपने शासन पत्र जारी किए थे। उनमें से महत्वपूर्ण थे शिव स्कंदन वर्मन और विजय स्कंदन वर्मन। पल्लव शासकों की अगली पीढ़ी जिन्होंने 350 से 550 ईस्वी तक के बीच में शासन किया, तो इन्होंने अपने जो शासन पत्र है वो संस्कृत में, मतलब पहले वालों ने प्राकृत में, फिर दूसरे वालों ने संस्कृत में जारी किए थे। अगर देखा जाए कि कह रहे हैं समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था, तो वो हो जाएंगे आपके कौन, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, विष्णुगुप्त। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें और अच्छे से दी गई हैं कि कौन से महान शासक हुए, क्या क्या काम किया, इनका अंतिम पतन तक शासन किया या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके काल में। चोल शासकों द्वारा, पल्लव शासकों द्वारा, शैलेंद्र शासकों द्वारा या अहोम शासकों द्वारा। ठीक है, बोरोबुदुर मंदिर तो 9वीं शताब्दी तक जावा शैलेंद्र साम्राज्य का भाग बना रहा था। बाद में यह स्वतंत्र साम्राज्य बन गया और जावा ने बोरोबुदुर मंदिर सहित शैलेंद्र शासक के तहत कला में महानता और वैभव प्राप्त किया था। बोरोबुदुर मंदिर जो है यह भारतीय जावा कला का सबसे बड़ा स्मारक है, जिसे 750 से 850 ईस्वी के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो इसे किसने बनवाया था, तो इसे शैलेंद्र शासकों द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी चर्चा में था ना, तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनके शासनकाल को सामान्य शांति और समृद्धि द्वारा चिन्हित किया जाता है। उनके अभिलेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं और उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की संस्था है और उसके रूप में उभरी। तो किसने इसकी आधारशिला रखी, तो कुमारगुप्त ने। ये थे कौन, तो ये कुमारगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय उनका नाम था। जैसे चंद्रगुप्त में फिर हम लोग ऐसे द्वितीय लगा देते रोमन में। ठीक है, तो द्वितीय के ये पुत्र थे। ठीक है, ओके। फिलहाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल स्थान सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर नहीं है, पूछ रहे हैं भीमबेटका मध्य भारत, आदमगढ़ पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी, पोतवार पठार दक्षिणी भारत एंड सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत। अब आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शन से आइडिया लग गया होगा कि क्या सही सुमेलित नहीं है। पोतवार पठार जो है वो दक्षिण भारत में पाया ही नहीं जाता, पहली बात तो। ठीक है, अगर बात करोगे तो जो पोतवार पठार है, जो सी ऑप्शन है, वो कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये आपका दक्षिण भारत में नहीं बल्कि ये इधर पाकिस्तान एरिया में पाया जाता है, क्षेत्र में। ठीक है, चलो, मतलब भारत से लगी हुई जो सीमा है, बाउंड्री है, तो ये इधर पश्चिम क्षेत्र की तरफ पाया जाता है। देखो क्लियर कर दें, भारत में पूरा पाषाण युग के कुछ प्रसिद्ध स्थल अगर जो हैं उनको आप नोट डाउन भी कर लेना। तो उत्तर पश्चिम, मैंने कहा ना पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में सोन घाटी और पोतवार पठार, उत्तर भारत में शिवालिक पहाड़ियाँ, मध्य
प्रदेश में मध्य भारत में भीमबेटका, नर्मदा घाटी में आदमगढ़ पहाड़ी और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और चेन्नई के पास अतिरामपक्कम में। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं था। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कह रहे हैं कि राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आशय कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। अब ये दो कथन दिए गए हैं, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अब आप पहले ध्यान करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और आप अपना आंसर पहले टिक करो। राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो दंती दुर्ग ने की थी, जिसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेत या मालखेड़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, इसके सबसे महान राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी और अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी तक थे। अल मसूदी ने राष्ट्रकूटों के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसके अनुसार बलहारा या वल्लभ राजा भारत के सबसे महान राजा थे और अधिकांश भारतीय शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तथा उनके दूतों का सम्मान किया गया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी, कब बनी थी? 1234 ईस्वी में, 1235 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में या 1237 ईस्वी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक थे और एक तुर्की गुलाम ने तराइन के युद्ध के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1210 में ऐबक की चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश वर्ष 1210 से 1236 हुआ और इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्तविक संयोजक भी माना जाता है। अगर बात करें तो अपने अंतिम वर्ष में इल्तुतमिश उत्तराधिकारी की समस्या से चिंतित था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे पुत्रों में से कोई भी योग्य नहीं है, ऐसा वो समझता था इल्तुतमिश। तो फिर इल्तुतमिश ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, धर्मशास्त्रियों और उलेमाओं को इसके लिए सहमत होना पड़ा या बाध्य किया, तो वो लिया उसने 1236 ईस्वी में रजिया को सुल्तान बनाया था। ठीक है, चलो आगे, क्योंकि एक महिला जब सुल्तान बनती है या ऐसे पद पे जाती है तो कुछ लोगों को उसमें से दिक्कत भी होती है, तो वो लोग राजी नहीं होते, तो वही यहाँ कह रहे कि उसने इनको राजी भी किया या बाध्य किया कह सकते हैं। ठीक है, खैर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी या संबंधित कार्य सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। पहले दिया है अस्वातार, घुड़सवार, खोत, व्यापारी, सहाना, मंडी नियंत्रक अधिकारी एंड आमिल, भू राजस्व संग्रहण करता या संग्रह करता। हमें बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिलहाल अस्वातार की बात करेंगे तो घुड़सवार सही है। खूत या मुकद्दम आपका व्यापारी, ये भी सही है। सहाना की बात करेंगे तो मंडी पर्यवेक्षक अधिकारी। ठीक है, और हाँ मंडी नियंत्रक अधिकारी यहाँ पर दिया, मंडी पर्यवेक्षक अधिकारी। आमिल भू राजस्व संग्रह करता, तो यहाँ पर खूत जो है, खूत की जगह मुकद्दम हो जाएगा और बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे तो हमने 36 से देखे, 36 आप देख लो, 37 हो गया, 38 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका 39, 40, 41, 42। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से लिखी गई तुजुक बाबरी की भाषा थी फारसी, तुर्की, अरबी या उर्दू? ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। तुजुक बाबरी जो है वो मूल रूप से बाबर द्वारा अपनी मातृभाषा तुर्की में अवकाश के दौरान लिखी गई थी। इसका फारसी में 4 बार, पहले जैन खान द्वारा, फिर प्यादा खान द्वारा तथा उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खान और मीर अबू तालिब तुर्बती द्वारा अनुवाद किया गया। तो मतलब पहले तो ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में ही, इसका बाद में अनुवाद भी किया गया 4 बार। ठीक है, खैर इसका कई यूरोपीय भाषाओं विशेषकर फ्रेंच और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो वही यहाँ पर डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। हम बढ़ेंगे फिलहाल आगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज या सिकंदरी का पद का तात्पर्य है? भूमि मापन पैमाना, कपड़ा मापन पैमाना, कृषि कर या अनुदित फारसी रचनाएं। यानी कि गज या सिकंदरी पद का जो है वो इसका क्या तात्पर्य है? लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान सिकंदर लोधी, जो वर्ष 1489 से 1517 तक था, उसने गज सिकंदरी नामक एक नया भूमि पैमाना, ठीक है, भूमि मापन पैमाना क्या नाम है कि स्थापित किया, जो मुगल काल तक प्रचलित रहा था। ठीक है, उसने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लागू कर दिया। उसने अपने अभियानों के दौरान कुछ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को विध्वस्त किया, जैसे नगरकोट का मंदिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की। सेकंड, कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी।
तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें सही उत्तर बताना। अब ये कथन आपको पहले ध्यान से पढ़ने हैं। क्या डायरेक्ट कंपनी ऐसा करती थी या नहीं करती थी, वो देखना है। यदि हम वर्ष 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की प्रक्रिया का विश्लेषण करें तो कुछ प्रमुख कि कंपनी ने शायद ही कभी किसी अज्ञात क्षेत्र पर सीधे सैन्य कार्रवाई किया हो, ठीक है। इसके बजाय इसने भारतीय साम्राज्य पर कब्जा तो किया, लेकिन कब्जा करने से पहले अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों का भी इस्तेमाल करती थी। तो इसलिए कथन सेकंड आपका यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन केवल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी 1792, 1799, 1815 या 1822 या 1822, जो भी है। तो माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली जो है ये आपके बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, यानी इस क्षेत्र का अधिकांश भाग आप उत्तर प्रदेश में है। होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने नई प्रणाली तैयार की थी जिसे 1822 में लागू किया था। उसने अनुभव किया कि गांव उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थे जिसे इसकी सामाजिक संरचना के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो माहलवारी बंदोबस्त की जो बात हो रही है वो कब लागू की गई थी, तो वो आपकी 1822 में लागू की गई थी, ठीक। देखिए क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था डैश श्री नारायण गुरु द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, ज्योतिराव फूले द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा, ठीक है। तो आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहले आप अपना आंसर बताओ और आप देखो कि क्या आपको याद है। तो 1925, ठीक है, 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार ने वर्ष 1925 में अस्पृश्यता से लड़ने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। उन्होंने तर्क दिया कि अछूत मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के सच्चे धारक थे जिन्हें ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया था, और आत्मसम्मान आंदोलन को द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहते दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु थी, कितनी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो महात्मा गांधी का जन्म जब 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, यानी 1869 को हुआ, तो 46 वर्ष की आयु में वह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत आ गए थे। कितनी उम्र थी उनकी उस समय? 46 ईयर थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 43 नंबर से क्वेश्चन देखे, 43 देख लो आप, 44 हो गया आपका, 45 हो गया, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, 46 हो गया, 47 एंड 48। अब आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है कि किसी बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR, जिसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैश रिजर्व रेशियो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखो, अगर बात करें आरक्षित नकदी निधि अनुपात, भारतीय रिजर्व बैंक के RBI जमा डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत तय करता है जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व के रूप में रखना चाहिए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी बैंक अधिक ऋण न दे, और यह एक विधिक आवश्यकता है और बैंकों पर बाध्यकारी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है, ठीक है। देखो, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, मतलब अगर देखें जब बैंकों में बैंक से जैसे आपने 100 रुपये लिए तो उसमें ब्याज आपको देना पड़ेगा 2 रुपये, ठीक है। अगर आज आपने जनवरी में ब्याज लिया 100 रुपये तो आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 रुपये। अगर आप यही लेते हैं दिसंबर में 100 रुपये तो आपको देना पड़ रहा है 1 रुपये। तो आप इस पर लेंगे या इस पर लेंगे, ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। तो जो उसका वो होता है कॉन्सेप्ट, वो अगर क्लियर है तो आंसर आपको पता है कि ए सही होगा, सेकंड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो उसके लिए आप डिटेल में PDF पढ़िएगा, टेलीग्राम चैनल है @resource UPPSC, उसको आप इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, तो उसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि मेरा जो पहले चैनल था टेलीग्राम का वो कवर नहीं हो पाया, और मुझे इतनी इसकी बहुत ज़्यादा मैं खुराफात करती नहीं हूँ, तो मुझे चैनल को कैसे रिकवर करना आइडिया भी नहीं लगा और वो हो भी नहीं पाया। तो मैंने इसका नया चैनल बनाया है, इसलिए जो मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेलीग्राम का, तो वहाँ आप उनको ज्वाइन कर लो तो आपको PDF वहाँ अच्छे से मिल जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि माइट्रोकांड्रियल जीन थेरेपी MGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसका उपयोग माइट्रोकांड्रियल रोगों के वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। सेकेंड, इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज़ के विकास हेतु किया जाता है। तो फिलहाल क्या होगा?
देखो इस तरीके से देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मांसपेशियाँ किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? एरियोलर, वसामय ऊतक, कंडरा एंड एपिथेलियल। ठीक है, किसकी सहायता से जुड़ी होती हैं? तो कंडरा जो है यानी टेंडन्स बोलते हैं, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कंडरा। नेक्स्ट है स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? ठीक है, मैक्सिकन वेव इज अ स्टेडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसकी? ट्रांसवर वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य, या दोनों। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है। हम लोगों ने 49 नंबर से क्वेश्चन देखे, तो आप देख लो 49 हो गया आपका ये। ठीक है, इसके बाद में ये 50 हो गया। ओके, 50 के बाद में ये 51 ऑप्शन हो गया आपका, सॉरी क्वेश्चन हो गया। ये आपका 52 हो गया और ये 53। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृक्क, यकृत, थायराइड या क्षुद्रांत में। ठीक है, किडनी, लीवर, थायराइड या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बताना है आपको। देखिए, बात करें कुफ्फर कोशिकाएं यानी यकृत में पाई जाने वाली मैक्रोफेज, शरीर में सबसे अधिक संख्या में मिलने वाली ऊतक मैक्रोफेज हैं। इसे पहली बार वर्ष 1876 में कार्ल विल्हेम वान कुफ्फर द्वारा मतलब कि कहते हैं कि पहचान मिली है, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया, तो उन्हीं के नाम पर है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपके यकृत में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन? तो कुफ्फर कोशिकाएं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? देखो, जॉन मिशेल जो है वो 18वीं सदी के दार्शनिक हैं और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग एवं प्रकाश के बीच संबंध स्थापित किया, जिससे ब्लैक होल को जानकारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो क्या हो जाएगा? जॉन मिशेल। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई इकाई है? एम्पियर, वोल्ट, वॉट या कूलम। ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत आवेश की एसआई जो इकाई है वो कूलम, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वॉट। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? क्षार धातु। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। क्षार धातुओं में आवर्त सारणी के कॉलम फर्स्ट ए के सभी तत्व शामिल हैं। बात करें कौन नहीं है, तो मैग्नीशियम कह रहे हैं कि इसका जो है क्षार धातु नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड या स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, नींबू, एसिटिक अम्ल, सिरका, टार्टरिक अम्ल, इमली एंड ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। ठीक है, अगर देखें तो कह रहे सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिरका आपका जो है वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, सेकंड सही है। टार्टरिक अम्ल देखें लैक्टिक अम्ल तो खट्टा दूध, दही। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू, नारंगी। हाँ, साइट्रिक अम्ल नींबू, साइट्रिक अम्ल नारंगी। इमली की बात करेंगे तो टार्टरिक। चीटी का डंक मेथनोइक अम्ल, तो जो नींबू है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नींबू क्या हो जाएगा? नींबू आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अन्य सभी सही सुमेलित हैं। तो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, मुझे बहुत भूल जाता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड? ठीक है, डॉल्फिन, चमगादड़, हाथी या ए और बी दोनों। तो कौन ऐसे हैं? तो आपका डी ऑप्शन कह रहे हैं कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन और सारे आंसर समझ में आ गए। ये रहा, हमने कुफ्फर सेल्स से क्वेश्चन को शुरू किया था। 54 हो गया, ये आपका 55, ये आपका 56 है। ठीक है, 57, 58, 59 और आपका हो गया यहाँ पर 60। तो ये हमने 60 नंबर तक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। ठीक है।